नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 रात के लगभग 10 बज रहे थे। अब तक पटना में स्थित खान सर की एकेडमी में क्लासेस खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक 15 से 20 लोगों की भीड़ लाठी डंडों और पत्थरों के साथ खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर पहुंचती है। इस भीड़ ने वहां लगे खान सर के पोस्टर्स और बैनर फाड़ दिए, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और जमकर पत्थरबाजी की। इस हमले में वहां तैनात खान सर का एक सुरक्षा गार्ड चुन चुन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर गहरी चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की खबर मिलते ही खान सर रात करीब 11:30 बजे मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से कहा, कुछ लोग इस बात से परेशान है कि हम इतनी कम फीस में गरीब बच्चों को पढ़ाकर इतने अच्छे रिजल्ट कैसे दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राइवल कोचिंग ज्ञान बिंदु के लोगों ने उन्हें 2 दिन में कोचिंग उड़ाने की धमकी दी थी। गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम चेहरा आ गया है। इसके बाद खान सर की शिकायत पर कदमकुआ थाना पुलिस ने अगले ही दिन यानी 3 जून 2026 को ज्ञान बिंदु अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 साथियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पहली नजर में लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन असली ट्विस्ट आना भी बाकी था। 4 जून को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जो इस पूरी कहानी को घुमा देता है। इस वीडियो में खान सर के 2 प्राइवेट गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह सरेआम अपनी राइफल से हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस तुरंत इन दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार करती है और उनकी बंदूकें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी जाती हैं। लेकिन जब पुलिस इन गार्ड्स से पूछताछ करती है तो इन गार्ड्स ने कहा कि खान सर के कहने पर ही हमने गोली चलाई। इसके बाद पटना पुलिस ने खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट और बीएनएस सेक्शन 109 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज किया। और ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी वायरल वीडियो को दिखाते हुए आरोप लगाया कि खान सर ने पहले खुद फायरिंग करवाई और फिर सारा ड्रामा रचकर रोशन आनंद को झूठे केस में फंसवा दिया। लेकिन खान सर का इस फायरिंग इंसिडेंट पर कहना है कि जब 2 जून को अचानक से उनके कोचिंग में हमला हुआ और उनके गार्ड्स को पीटा गया, तब उनके गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में हवा में फायरिंग की थी। देखिए दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच जो ये तनाव अभी चल रहा है, इसकी शुरुआत हाल ही में हुई बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट आने के बाद हुई। रिजल्ट आने के बाद से ही इन दोनों कोचिंग्स के बीच कंपटीशन शुरू हो गया कि किसकी कोचिंग से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग का आरोप है कि खान सर के कोचिंग स्टाफ ने उनके पोस्टर्स के ऊपर अपनी कोचिंग के पोस्टर चिपकाए और उनके पोस्टर्स को जानबूझकर छिपाया गया ताकि उनके रिजल्ट्स बच्चों को ना दिखें। अब ये बात कितनी सच है ये तो उस एरिया में रहने वाले स्टूडेंट को ही पता होगी। लेकिन माना जाता है कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए ज्ञान बिंदु अकेडमी का दबदबा है। मतलब ज्यादातर यहीं से पढ़ने वाले बच्चों का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में सिलेक्शन होता है। और अब खान सर को कौन नहीं जानता, सर बहुत फेमस है इंडिया में। खान सर का जन्म दिसंबर 1993 में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और माता हाउसवाइफ थी। खान सर ने अपनी स्कूलिंग देवरिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है भाटपार रानी, वहां से की। इनका बचपन से ही सपना इंडियन आर्मी में जाने का था, लेकिन एनडीए एग्जाम और एसएसबी क्लियर करने के बाद जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तब पता लगा कि इनका जो एल्बो कैरिंग एंगल है वो 15 डिग्री से ज्यादा है। जिन्हें नहीं पता कि ये क्या होता है, तो जब आर्मी में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं। उसी में हाथ का एक घुमाव भी देखा जाता है और कैंडिडेट को तभी फिट डिक्लेयर किया जाता है जब उनका ये घुमाव 50 डिग्री से कम हो। तो खान सर भी इसके चलते आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की और यहीं से बाद में ज्योग्राफी में मास्टर्स की डिग्री ली। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद खान सर पटना शिफ्ट हो गए और यहीं पटना में बच्चों को ऑफलाइन बहुत कम फीस में पढ़ाने लगे। इनकी स्टोरी टेलिंग और पढ़ाने का तरीका बच्चों को इतना पसंद आया कि धीरे धीरे इनसे सैकड़ों और हजारों बच्चे जुड़ गए। और जब वह पढ़ाते थे तो यह भीड़ इतनी हो जाती थी कि इनकी क्लास में इन बच्चों के बैठने के लिए जगह तक नहीं हो पाती थी। लेकिन आज खान सर सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हैं। और इसकी शुरुआत कोरोना टाइम से हुई। जब 2019 में कोरोना पैंडेमिक के चलते सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई तो इन्हें बच्चों ने फोर्स किया कि आप यूट्यूब के जरिए हमें पढ़ाओ। और इसके चलते खान सर ने अपने लेक्चर यूट्यूब में अपलोड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इनके वीडियो वायरल होने लगे। और आज इनके मेन यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर में 25 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब इनकी वीडियो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि हर एज के लोग देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, खान सर को कुछ साल पहले 107 करोड़ का ऑफर तक मिला था कि वे अपने कोचिंग सेंटर और यूट्यूब चैनल को बंद करके उनके प्लेटफॉर्म में पढ़ाएं। लेकिन खान सर ने इस ऑफर को ठुकरा कर ये कहा कि वे बच्चों को कम से कम प्राइस में पढ़ाना चाहते हैं और अगर वे इस ऑफर को एक्सेप्ट करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ाएंगे तो इससे उन्हें तो फायदा होगा, लेकिन वो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जो ज्यादा महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब हाल ही में खान सर ने अपने ही पैसों से पटना में कुछ हॉस्पिटल्स बनाए हैं
और इन्होंने इन हॉस्पिटल्स में बहुत सस्ते ट्रीटमेंट अवेलेबल कराए हैं ताकि गरीब लोग भी अपने अच्छे से इलाज करा पाएं। और अब खान सर हर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन के लिए अस्पताल खोलना चाहते हैं, जैसे किडनी केयर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर केयर और एडवांस डायग्नोस्टिक लैब्स। देखिए दोस्तों, जो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए था वो काम खान सर अपने पैसों से कर रहे हैं, क्योंकि पावर में बैठे लोगों को तो शर्म आती है नहीं। इन्हें तो बस आम जनता से टैक्स और वोट चाहिए। अरे भाई, इन्हें भी पता है कि अगर आम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर यही लोग सरकार से सवाल करने लग जाएंगे, लेकिन अगर यही आम लोग अनपढ़ रहेंगे तो इन्हें मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाना आसान होगा। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए, ये नेता हिंदू खतरे में है बोल बोल कर बस आप लोगों को आपस में ही लड़ाना चाहते हैं और आपसे वोट लेना चाहते हैं। जरा आप इन नेताओं के बारे में गूगल करना और चेक करना कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं या कहाँ से पढ़े हुए हैं। आपको सब समझ आएगा कि यह लोग बस आम जनता को बेवकूफ़ी बनाते हैं। ये और इनके बच्चे तो मजे कर रहे हैं। अब इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा इंडिया के बेकार हॉस्पिटल्स और घटिया एजुकेशन सिस्टम से। अब जो काम इन पार्टियों की गवर्नमेंट ने करना चाहिए था वो एक टीचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके काम को सराहने के बजाय कुछ लोग इनकी ही आलोचना कर रहे हैं। सुनिए। खान सर इतना पैसा कमा लिए हैं कि अब हॉस्पिटल में 25 रुपए के सर्वे कर रहे हैं और 50 रुपए का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मैं खान सर से कहना चाहिए सब बंद कर दीजिए। आप मास्टर हैं, मास्टरिये कीजिए, डॉक्टर बनने का प्रयास मत कीजिए। देखिए, चाहे लोग कुछ भी बोलें, लेकिन खान सर के इन सभी कामों के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और हमेशा करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हो गई दो कोचिंग्स के आपसी टकराव और खान सर के बारे में, लेकिन अब और एक केस खान सर के ऊपर किया गया है और ये केस किया है अंजना ओम मोदी, मेरा मतलब है अंजना ओम कश्यप ने, जो आज तक न्यूज चैनल में जानी मानी पत्रकार हैं और उन्होंने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने खान सर को नोटिस भेजकर इस बारे में जवाब मांगा है। अब अगर इस डिफेमेशन केस को समझना है तो हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। हाल ही में 3 मई को देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी हुआ था। इस एग्जाम में इस बार लगभग 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही राजस्थान के सीकर और महाराष्ट्र के लातूर और नासिक जैसे बड़े बड़े कोचिंग हब से खबरें आई कि परीक्षा से पहले ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर हूबहू व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हो चुके थे। इसी पेपर लीक को लेकर कई टीचर सहित खान सर ने भी इस स्कैम को लेकर आवाज उठाई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी तक कह दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। पिछले कुछ सालों में सिर्फ नीट का एग्जाम ही 3 बार लीक हो चुका है और अदर एग्जाम्स का तो इससे भी बुरा हाल है। 2017 में एनटीए को लाया ही इसलिए गया था ताकि एग्जाम से पहले पेपर लीक ना हो, लेकिन एनटीए के आने के बाद और भी ज्यादा पेपर लीक होने लगे हैं। इसी वजह से अब खान सर ने एनटीए को नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी तक कह दिया है। कुछ दिन पहले इसी नीट पेपर लीक को लेकर आज तक न्यूज चैनल पर एक लाइव डिबेट शो चल रहा था, जिसे अंजना ओम कश्यप होस्ट कर रही थी। उसी ब्रॉडकास्ट के दौरान उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग्स और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों के बारे में तीखी आलोचना कर दी। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। इसी आलोचना पर बहुत सारे टीचर सहित खान सर ने भी अंजना ओम कश्यप को यह जवाब दिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेकर कहा अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है। यूट्यूब वाले टीचर बोलो मत नाम लेके, दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई नाम लेकर कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। लेकिन अंजना जी को खान सर का ये रिप्लाई सुनकर शायद बहुत बुरा लगा है। इसी वजह से उन्होंने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस तक कर दिया है। वैसे भी अंजना जी देश भर में बहुत लोकप्रिय हैं। अरे एडिटर भाई, बंद कर, इसे सच नहीं दिखाना है। दोस्तों, मैं तो तारीफ ही कर रहा था अंजना जी की, लेकिन शायद मेरा एडिटर इन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया झालमुड़ी और मेलोडी की मिठास में लोगों को गुमराह कर रही है। अगर सच में मेन स्ट्रीम मीडिया रियल इश्यूज जैसे इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, रुपीज फॉलिंग और भी कई मेन इश्यूज पर बात कर रही होती तो आज इन्हें गोदी मीडिया का टैग नहीं मिला होता। ये मेन मीडिया तो अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस को तक जस्टिफाई करने लग गई है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है।
आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। अब मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में से 157 रैंक पर क्यों है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना यहाँ आपको सच दिखाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, 2014 से पहले जब इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था तब उसे 1 बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए $100 से ज्यादा खर्च करने पड़ते थे, और फिर भी उस टाइम 1 लीटर पेट्रोल 70 से 73 और डीजल 54 से 56 रुपए में मिलता था। लेकिन अभी हम 1 बैरल क्रूड ऑयल के लिए 98 से $100 पे कर रहे हैं। बट बिफोर द मिडिल ईस्ट क्राइसिस इंडिया वॉज पेइंग जस्ट $69 फॉर 1 बैरल, और नवंबर एंड दिसंबर 2025 में तो इंडिया पर बैरल के लिए सिर्फ $60 के अराउंड पे कर रहा था। और अब तो फ्यूल में इथेनॉल भी मिलाया जा रहा है, यानी प्राइस और भी कम होने चाहिए। और अब इसी E20 फ्यूल के इस्तेमाल से बहुत लोगों का कहना है कि इससे उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, मतलब ना प्राइस घट रहे हैं और ना इंजन बच रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस तो बढ़ते रहते हैं। आखिर हम विश्व गुरु जो बनने वाले हैं या शायद बन चुके हैं, अब ये बात तो अंधभक्त ही बता सकते हैं भाई। लेकिन विश्व गुरु बनने के बाद भी अमेरिका डिसाइड करता है कि इंडिया को कहाँ से क्रूड ऑयल खरीदना है और कहाँ से नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, सब चंगा सी, बस आप मेलोडी चूसते रहिए। और अब गोदी मीडिया खान सर के ऊपर मुसलमान का टैग लगाने में लगी है। कहा जा रहा है कि खान सर की कोचिंग पर सरकार ताला भी लगा सकती है, और ये अफवाह खान सर तक भी पहुंची है। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये है कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग आप दिए थे क्या, दोबारा चालू कर लेंगे? देखिए दोस्तों, खान सर से उनकी कोचिंग है, ना कि कोचिंग से खान सर। अगर आप उनसे सब कुछ छीन भी लोगे तो वो फिर कुछ टाइम बाद आपको वहीं दिखेंगे जहां आज वो खड़े हैं। अरे भाई, जिसे पूरा देश पसंद करता हो, जो आम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हो, उस पर कीचड़ उछालना इतना आसान थोड़ी ना होगा। लेकिन इंडिया की यही प्रॉब्लम है, यहाँ एक अनपढ़ नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक बन सकता है, लेकिन इसी देश में युवा अपने हक की आवाज के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं इन्हें एंटी नेशनल कहने। यहाँ 12th क्लास में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा अपनी एग्जाम कॉपी चेकिंग को लेकर सिस्टम पर सवाल उठाए तो ये लोग उसे भी पाकिस्तानी कह देते हैं। मतलब 2014 के बाद इन लोगों के लिए इस देश में अपने हक की आवाज उठाने वाला भी देशद्रोही हो गया है। यहाँ अगर कोई सच में इस देश के लिए कुछ अच्छा भी करता है तो ऐसे लोगों की यहाँ कोई कद्र नहीं की जाती, उल्टा पूरा सिस्टम लग जाता है उसकी इमेज खराब करने में। बाकी आप समझदार हैं और आप खुद देख सकते हैं कि आज इस देश की क्या हालत चल रही है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।